मार्कस, पृथ्वी से अलग एक ऐसी खूबसूरत दुनिया जहां के लोगों के पास जादू तो नहीं, लेकिन उससे भी बढ़कर शक्तियों का खजाना था, जिसके जरिए यहां हर कोई मार्कस पर अपनी हुकूमत चाहता था। यहां जो सबसे शक्तिशाली होता था वो कानून बनाता था और कमजोरों को उस कानून को मानना पड़ता था। मार्कस के सबसे जाने माने साम्राज्यों में से एक था ओहान साम्राज्य, और ओहान साम्राज्य का एक बड़ा खास शहर था मेसोडोरिया शहर। मेसोडोरिया शहर के खुले से मैदान में आज सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी। ये सभी शक्ति स्तंभ के जरिए अपनी अपनी शक्तियों के सितारों को परखना चाहते थे। इस स्तंभ पर 9 सितारे थे, जिन्हें पाकर ही आप शक्तियों के अगले रैंक पर जा सकते थे। ध्रुव 3 साल पहले शक्ति स्तंभ पर 9वें सितारे को पा चुका था, लेकिन अचानक उसकी शक्तियां तीसरे सितारे पर आकर रुक गईं, और तभी से ध्रुव वापस से 9वें सितारे को पाने के लिए मेहनत कर रहा था। अपनी इसी शक्ति के सितारे को परखने के लिए ध्रुव सैकड़ों लोगों की भीड़ में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को बंद कर ध्रुव ने खुद को भरोसा दिलाते हुए कहा, इस साल मैंने जी तोड़ मेहनत की है। इस बार मेरी शक्तियां जरूर 9वें सितारे तक फिर से पहुंचेंगी, जरूर पहुंचेंगी। आज मैं शून्य रैंक से आगे बढ़कर एकलव्य बन के रहूंगा। तभी एक घोषणा सभी के कानों में गूंजी, और अब अपनी शक्तियों को परखने वाले अगले शख्स का नाम है ध्रुव। जैसे ही ध्रुव का नाम पुकारा गया, वो लोगों की भीड़ से निकलकर बाहर आया और अपने कदमों को धीरे धीरे बढ़ाते हुए ऊंचाई पर रखे एक बड़े से पथरीले स्तंभ की ओर बढ़ने लगा, जिसका नाम था शक्ति स्तंभ। शक्ति स्तंभ के ठीक सामने पहुंचने के बाद ध्रुव के जहन में कई बातें चल रही थीं। ध्रुव जब सिर्फ 4 साल का था, तब से उसने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था, और 10 साल की उम्र तक तो वो 9वें सितारे तक पहुंच गया था। फिर 11 की उम्र में वो शून्य रैंक से एकलव्य रैंक पर आ गया था। शौर्य दल के 100 साल के इतिहास में यह पहली बार था जब एक 11 साल का बच्चा एकलव्य बन गया हो। लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि अचानक से एकलव्य एक बार फिर से शून्य रैंक पर आ गया। यही सब सोचते हुए ध्रुव ने अपने दाहिने हाथ की हथेली को शक्ति स्तंभ पर रखने के लिए आगे बढ़ाया। फिर उसने आंखें बंद करते हुए अपनी हथेली को शक्ति स्तंभ पर बने शक्ति चक्र पर रखा। कुछ देर सन्नाटे के बाद ध्रुव के कानों में एक आवाज गूंजी, तीसरा सितारा, शक्ति और भी कम। इस बार भी ध्रुव का सबसे निराशाजनक प्रदर्शन। यह आवाज जैसे ही ध्रुव के कानों में पड़ी, उसके पैरों तले जमीन सरक गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, शक्ति स्तंभ पर गड़े हुए 2 शब्दों तीसरा सितारा ने उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता था। इस बार तो उसने हर बार से ज्यादा मेहनत की थी। शक्ति स्तंभ के सामने खड़े ध्रुव ने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। खुद से नाराज ध्रुव ने दोबारा 2 से 3 बार अपनी हथेली को शक्ति स्तंभ पर रखकर देखा, लेकिन हर बार उसे अपनी आंखों के सामने वही सितारा दिखाई दे रहा था जिसने पिछले 3 सालों से उसकी रातों की नींद छीन रखी थी। उधर मैदान में खड़े सैकड़ों लोगों की भीड़ में से किसी ने चिल्लाते हुए कहा, ए शून्य रैंक, चल अब नीचे आ जा। अगर बार बार शक्ति स्तंभ पर हाथ रखने से शक्तियों का सितारा बढ़ जाता तो तू पिछले 3 सालों से तीसरे सितारे पर नहीं होता। उसके इतना कहते ही कई लोगों ने जोर के ठहाकों के साथ ध्रुव पर हंसना शुरू कर दिया। ये हंसी के ठहाके पूरे मैदान में गूंजते हुए ध्रुव के कानों में तीर की तरह चुभ रहे थे। ध्रुव ने वहां से निकलने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन अब उसके कानों में उन सभी के हंसी के ठहाकों के साथ
कई ताने भी सुनाई देना शुरू हो गए। क्यों भाई, एक बार फिर से ध्रुव ने साबित कर ही दिया कि वो पिछले 3 सालों से शून्य था, शून्य है और आगे भी शून्य ही रहेगा। गलती से ही हीरो बन गया था ये छोटी सी उम्र में। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा। और मेरे हिसाब से अब इस शून्य की कीमत हमारे शौर्य दल में किसी कचरे से कम नहीं है। बात तो तुम्हारी भी सही है, लेकिन हमारी मजबूरी भी तो देखो। हमारे शौर्य दल के जांबाज लीडर अरेंद्र उसके पिता हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोगों ने इसे कब का मेसोटोरिया से बाहर फेंक दिया होता। लोगों के मुंह से निकलते ताने ध्रुव के दिल में बेचैनी और घबराहट पैदा कर रहे थे। ये घबराहट अब उसके चेहरे पर भी साफ साफ नजर आ रही थी, जिसे वहीं पर मौजूद उसकी सबसे अच्छी दोस्त इरा भी भाप चुकी थी। इरा भीड़ से निकलते हुए बाहर आई और उसने ध्रुव के कंधे पर अपना हाथ रखा। अगले ही पल उन दोनों की नजरें आपस में मिली, जिससे ध्रुव की बेचैनी थोड़ी कम हुई। कुछ ही देर में वो दोनों साथ साथ कदम बढ़ाते हुए मैदान से बाहर निकल के जाने लगे। ध्रुव अपने घर शौर्य महल की तरफ बढ़ रहा था। तभी इरा ने उदास दिख रहे ध्रुव का हौसला बढ़ाते हुए कहा, ध्रुव, तुम्हें उन लोगों की बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। एक ना एक दिन तुम एकलव्य जरूर बनोगे। इरा अपने सबसे अच्छे दोस्त को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस वक्त ध्रुव के जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आखिर इतनी मेहनत करने के बाद भी उसकी शक्तियां क्यों नहीं बढ़ रही थी। एक तरफ जहां ध्रुव की परेशानियां बढ़ती जा रही थी, तो दूसरी तरफ एक और परेशानी उसके घर की ओर कदम बढ़ा रही थी। लेकिन ध्रुव उस परेशानी से पूरी तरह बेखबर था। ध्रुव और इरा आखिरकार शौर्य महल पहुंच गए। शौर्य महल में ध्रुव के पिता अरेंद्र, जो कि शौर्य दल के लीडर भी थे, अपने दल के कुछ बुजुर्गों के साथ बैठकर किसी खास मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अरेंद्र की नजर अपने बेटे ध्रुव पर गई, उसके उदास चेहरे को देखकर उन्हें सब कुछ समझ आ गया। वो अपनी बातचीत को वहीं पर रोककर ध्रुव के पास गए। अरेंद्र ने अपने बेटे ध्रुव को सीने से लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं ध्रुव, तुम मेरे बेटे हो, शौर्य दल के लीडर अरेंद्र के बेटे। अगली बार तुम्हें जरूर कामयाबी मिलेगी, हिम्मत मत हारना। इस वक्त शौर्य महल के दरबार में बैठे सभी लोगों की नजर ध्रुव पर ही थी। तभी अचानक एक लड़की अपने लंबे लंबे कदमों के साथ शौर्य महल के इस दरबार में दाखिल हुई। इस लड़की का नाम लारा जयान था। लारा के दादाजी ओहान साम्राज्य के शेरदिल सेनापति रह चुके थे और लारा अंबर दल की होने वाली लीडर थी। अंबर दल ओहान साम्राज्य के सबसे ताकतवर दलों में से एक था। यह इतिहास में पहली बार था कि कोई इतनी कम उम्र में अंबर दल का लीडर बनने वाला था। लारा को अपने सामने देखकर सभी लोगों के साथ अरेंद्र भी हैरानी में पड़ गए, क्योंकि सभी जानते थे कि ये कोई आम लड़की नहीं, बल्कि अंबर दल की होने वाली लीडर थी। लारा का अचानक इस तरह से महल में आना किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। फिर भी उसे अपनी ओर आते देखकर शौर्य दल के प्रमुख अरेंद्र ने कहा, तुम्हारा स्वागत है लारा। ना कोई खत, ना कोई खबर, इस तरह से यूं अचानक, सब ठीक तो है? अरेंद्र के सवाल पर लारा ने अपने दाहिने हाथ से चुटकी बजाते हुए अपने बॉडीगार्ड्स की ओर इशारा किया। इशारा पाते ही वो सभी एक कदम आगे आए। वो बॉडीगार्ड्स एक बड़े से हरे रंग के बॉक्स को पकड़े हुए थे। बॉक्स की तरफ देखते हुए लारा ने अपनी तीखी और तेज आवाज में कहा, मुझे पता चला है कि ध्रुव इस साल भी अपनी शक्तियों को नहीं बढ़ा पाया, इसलिए मैं ध्रुव के लिए एक खास चीज लेकर आई हूं। इसे पीने से उसे अपनी खोई हुई शक्तियां एक बार फिर से मिल जाएंगी। अरेंद्र ने ध्रुव की ओर देखकर दोबारा लारा को देखते हुए कहा, लेकिन लारा, हम तुमसे कोई तोहफा नहीं ले सकते, और वैसे भी तुम कुछ ही दिनों में हमारे परिवार का हिस्सा बनने वाली हो, इसलिए इस तोहफे की कोई जरूरत नहीं है। अरेंद्र की बात खत्म भी नहीं हुई थी और बॉडीगार्ड्स ने उस बॉक्स को खोल दिया। सभी को बॉक्स में हरे रंग की शरबत से भरी बोतलें दिखाई दे रही थी।
वहां मौजूद सभी लोगों ने इस शरबत को पहचान लिया था। अरेंद्र ने उस शरबत की ओर हैरानी से देखते हुए कहा, करिश्माई शरबत? यह तो बहुत ही कीमती शरबत है। हम तुमसे इतना कीमती तोहफा बिल्कुल भी नहीं ले सकते लारा। लारा ने देरी किए बिना तुरंत अरेंद्र से कहा, आप जानते हैं ना कि यह करिश्माई शरबत ध्रुव के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। मुझे लगता है कि ध्रुव को इस शरबत को ले लेना चाहिए, क्योंकि अब तो शहर में ध्रुव के लिए तरह तरह की बातें भी होने लगी हैं। उसकी बात का जवाब देते हुए अरेंद्र ने कहा, मैं जानता हूं लारा, और मैं ये भी जानता हूं कि इस करिश्माई शरबत के कई फायदे हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इससे ध्रुव को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसकी शक्ति 9 सितारों से ऊपर नहीं है। और तुम ये जानती हो ही कि अगर 9वें सितारे से कम शक्ति वाला कोई इस शरबत को लेगा तो इससे उसकी शक्तियां और भी कम हो सकती हैं। अरेंद्र अपनी बात को पूरी करते उसके पहले ही लारा ने उन्हें टोकते हुए कहा, हाँ, मैं जानती हूं कि शक्तियां कम भी हो सकती हैं, तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है। ध्रुव का शक्ति का सितारा तो वैसे भी 3 पर ही है। ध्रुव के पास अब हारने को बचा ही क्या है। इससे पहले कि अरेंद्र कुछ कहते, लारा की इस बात पर अब ध्रुव ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं कभी भी अपनी शक्तियों को इस तरह से नहीं बढ़ाऊंगा लारा। तुमने ये सोच भी कैसे लिया? लारा ने भी तुरंत इस बात का जवाब दिया, अच्छा, तो फिर तुम किस तरह से अपनी शक्तियां बढ़ाओगे? वैसे ही जैसे पिछले 3 साल से बढ़ा रहे हो। लारा की इस बात का ध्रुव के पास कोई जवाब नहीं था। लारा ने अरेंद्र के पास जाकर उन्हें इत्मीनान से कहा, ठीक है, अगर आप इस करिश्माई शरबत को तोहफे के तौर पर नहीं लेना चाहते तो क्या आप मुझे इसके बदले में कुछ दे सकते हैं? लारा की इस बात पर अरेंद्र ने बिना कुछ सोचे समझे कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। हम तुमसे इस शरबत को लिए बिना भी तुम्हें जो चाहिए वो दे सकते हैं। लारा ने बेझिझक जवाब दिया, मेरे और आपके परिवार के बड़े लोगों ने सालों पहले ध्रुव और मेरा जो रिश्ता तय किया था, मैं उसे आज तोड़ना चाहती हूं। लारा के मुंह से इस बात को सुनकर ध्रुव, उसके पिता अरेंद्र और वहां पर मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन सरक गई। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि लारा ने अपने और ध्रुव के रिश्ते को तोड़ने की बात कही थी। अगले ही पल अरेंद्र ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए तेज आवाज में कहा, लारा, ये जानते हुए भी कि यह रिश्ता तुम्हारे और हमारे परिवार के बड़े लोगों ने तय किया है, तुम कैसे रिश्ते को तोड़ने की बात कर सकती हो? तुम जानती हो ना ये कितना गलत माना जाता है? अरेंद्र की नाराजगी के जवाब में लारा ने बड़ी ही बेफिक्री के साथ कहा, यह रिश्ता जरूर परिवार के बड़े लोगों ने तय किया था, लेकिन तब और अब में काफी फर्क आ चुका है। आज मेरे और मेरे परिवार के लोगों की शक्तियां कहां से कहां पहुंच चुकी हैं, जबकि ध्रुव पिछले 3 सालों से वहीं पर अटका हुआ है। लारा के मुंह से अपने और अपने परिवार की बेइज्जती होते देखकर अब ध्रुव से रहा नहीं जा रहा था। उसे लारा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी लारा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और वैसे भी सभी जानते हैं कि मैं इस वक्त अंबर दल की लीडर बनने वाली हूं, और इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि मेरा किसी कमजोर के साथ कोई संबंध ना हो। इसलिए बेहतर यही होगा कि यह रिश्ता आगे बढ़ने से पहले यहीं पर टूट जाए। अंबर दल की लीडर बनने वाली बात पर गौर करते हुए अरेंद्र ने उससे कहा, तो यह है असली बात, बाकी सब तो तुम्हारे लिए एक बहाना था, सिर्फ एक बहाना। तुम्हें परिवार की कोई फिक्र नहीं है, तुम्हारे सिर पर तो सिर्फ तो आप ही बताइए कि मैं कैसे उस इंसान से अपना रिश्ता जोड़ लूं जो पिछले 3 सालों से अपनी शक्तियों को बढ़ा नहीं पा रहा। लारा की इस बात का वाकई में वहां पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तब लारा ने दोबारा उस करिश्माई शरबत की तरफ देखते हुए कहा,
अब आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप मेरी बातों को मान लें और इस करिश्माई शरबत को स्वीकार करते हुए इस रिश्ते को तोड़ दें, क्योंकि आप भी जानते हैं ये शरबत कितना कीमती है और ध्रुव के लिए कितना जरूरी है। अब ध्रुव के सब्र का बांध भी टूट चुका था। वो लारा के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, ठीक है, तुम्हें इस रिश्ते को तोड़ना है तो ये टूटेगा, जरूर टूटेगा। ध्रुव के इतना कहते ही सभी हैरानी से उन दोनों के चेहरे की तरफ देखने लगे। तभी ध्रुव ने अपनी बात को आगे बढ़ाया, लेकिन इस रिश्ते को तोड़ने से पहले हमारी शादी होगी और उसके बाद मैं तुम्हें तलाक देकर इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दूंगा। बताओ, है मंजूर? ध्रुव की इस बात पर लारा ने तपाक से गुस्से में झल्लाते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें मालूम भी है इससे मेरे परिवार की कितनी बदनामी होगी? तब ध्रुव ने बड़े ही इत्मीनान से जवाब देते हुए कहा, तो जो तुम कर रही हो उससे हमारे परिवार की बदनामी नहीं होगी? जब बदनामी होनी ही है तो क्यों ना दोनों की ही हो? इस जवाब पर लारा ने तेवर दिखाते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं उसी ध्रुव से बात कर रही हूं जिसे मैं कुछ सालों पहले मिली थी। ध्रुव ने बिना वक्त गवाए अपने उसी अंदाज को बरकरार रखते हुए कहा, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि कैसे तुम इस करिश्माई शरबत की आड़ में इस रिश्ते को खत्म करने के लिए बिना कुछ सोचे समझे यहां चली आई। इतनी बातें करते हुए ध्रुव और लारा दोनों के चेहरे एक दूसरे के बहुत ही नजदीक आ गए थे। उन दोनों की आंखें एक दूसरे को घूरे जा रही थीं। माहौल गर्माता हुआ देखकर लारा के बॉडीगार्ड्स अपनी जगह से आगे बढ़े, लेकिन अगले ही पल लारा का एक इशारा मिलते ही उन सभी ने अपने आप को रोक लिया। फिर लारा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे पास एक तरीका है जिससे हम इस रिश्ते का फैसला कर सकते हैं। ध्रुव ने उससे पूछा, और वो क्या है? लारा ने कहा, 3 साल बाद हम दोनों के बीच एक मुकाबला होगा। अगर उस मुकाबले में मैं जीत गई तो तुम्हें इस रिश्ते को तोड़ना होगा, और अगर तुम जीत जाते हो तो वही होगा जो तुम चाहोगे। लारा की ये शर्त सुनते ही शौर्य महल में एक सन्नाटा छा गया था। अब सभी की नजरें ध्रुव के जवाब का इंतजार कर रही थी। क्या ध्रुव अपनी मंगेतर लारा की शर्त मानेगा? आखिर क्या वजह है जो ध्रुव की शक्तियां पिछले 3 सालों से आगे नहीं बढ़ पा रही थी? कैसे लड़ेगा ध्रुव अपने से शक्तिशाली लारा से? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ध्रुव ने अपनी मंगेतर लारा की आंखों में आंखें डालकर भारी और कड़े शब्दों में कहा, ठीक है, मंजूर है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। उसने 3 साल बाद होने वाले मुकाबले की शर्त के लिए लारा को हामी भर दी। ध्रुव के इतना कहते ही लारा ने एक आखिरी बार उसे घूर कर देखा और फिर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ शौर्य महल से बाहर जाने लगी। लारा भी हॉल के बड़े से दरवाजे तक पहुंची ही थी कि उसके कानों में एक लड़की की चेतावनी देती हुई आवाज पड़ी, रुक जाओ लारा। जैसे ही लारा ने मुड़कर देखा तो उसे गुलाबी रंग के गाउन में इरा दिखाई दी। इरा दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और किसी भी तरह से वो लारा से कम सुंदर नहीं थी। एक जालीदार खिड़की के पास में खड़ी इरा के चारों तरफ से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे इरा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कोई स्वर्ग से आई हुई अप्सरा हो। इरा ने लारा को देखते हुए कहा, मैं जानती हूं कि आज तुमने जो कुछ भी किया है तुम्हें उस पर कोई पछतावा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अब तो तुम्हें ध्रुव का सामना करना ही होगा। और हां, एक बात और, कभी ये मत सोचना कि तुम अंबर दल की लीडर बन गई तो हम लोग डर जाएंगे, क्योंकि शौर्य दल में तुमसे ताकतवर लोग भी मौजूद हैं। ईरा की इस धमकी को लारा ने
बड़े ध्यान से सुना, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। दूसरी तरफ सभी के जाने के बाद ध्रुव ने अपने पिता अरेंद्र से पूरे भरोसे के साथ कहा, बाबा, मैं आपसे वादा करता हूं कि आज से ठीक 3 साल बाद लारा जयान और उसके पूरे खानदान को अपने किए पर पछतावा होगा। अब मैं जयान परिवार के सामने ही लारा को मुकाबले में हराऊंगा। अरेंद्र अपने बेटे ध्रुव को बेबाकी के साथ बात करते देख खुश हो रहे थे, क्योंकि पिछले 3 सालों से वो ज्यादातर चुपचाप ही रहता था। मगर आज उसकी मंगेतर ने यहां आकर जो कुछ भी किया, उससे उसके अंदर का वही ध्रुव जाग गया जो 3 सालों से सोया हुआ था। लेकिन सच्चाई से मुंह भी नहीं फेरा जा सकता था। और इस वक्त सबसे बड़ी सच्चाई ये थी कि ध्रुव अपनी शक्तियों के 3रे सितारे पर ही था, जबकि लारा की शक्तियां 9वें सितारे तक पहुंच चुकी थी। इधर शौर्य महल से बाहर निकलकर ध्रुव अभी भी लारा के बारे में सोच रहा था कि किस तरह से लारा ने बातों बातों में उसकी बेइज्जती की थी और कैसे उसने ध्रुव के पिता पर रिश्ते को तोड़ने के लिए दबाव बनाया था। इन बातों के बारे में सोचते हुए ध्रुव तेजी से अपनी मां की ग्रेवयार्ड की तरफ जाने के लिए अपने कदमों को बढ़ा रहा था। ध्रुव को इस तरह से गहरी सोच में आगे बढ़ता देखकर उसकी दोस्त इरा भी उसका पीछा करते हुए बाहर आ गई ताकि वो उसका हौसला बढ़ा सके। लेकिन ध्रुव ने इरा को अपना पीछा करते हुए देखकर कहा, मैं ये चाहता हूं कि मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। अपने सबसे अच्छे दोस्त से इतना सुनने के बाद इरा ने ध्रुव को कुछ देर के लिए अकेले ही रहने दिया। कुछ ही देर में ध्रुव शक्ति स्तंभ को देखते हुए अपनी मां के समाधि स्थल पर पहुंच गया। वो अपनी मां की समाधि पर गिरे पेड़ के पत्तों और धूल को साफ करने लगा। उसके बाद अपनी मां को याद करते हुए ध्रुव बातें करने लगा। मां, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मेरी शक्तियां आखिर क्यों नहीं बढ़ रही हैं? इस तरह तो मैं 3 साल के बाद भी लारा से मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, और अगर कर भी लिया तो उसे हराऊंगा कैसे? आखिर कैसे? इतना कहते हुए हताश होकर ध्रुव ने अपना सर मां की समाधि पर रख दिया और अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, 3 साल बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। मां, अगर मैं अपनी शक्तियों को वापस हासिल नहीं कर सका तो बाबा को पूरे मेसोडोरिया शहर के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। अपनी मां से बातें करते करते ध्रुव का गला सूख चुका था। उसने अपने आप को संभाला और कहा, अब तो मां, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं आपकी दुनिया में आऊंगा तो आपको अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने ऐसा तो कोई काम किया ही नहीं जिससे मैं आपका नाम रोशन कर सकूं। क्यों मां? आखिर मेरी शक्तियां क्यों नहीं बढ़ रही हैं? ये कहते हुए ध्रुव ने अपनी मुट्ठी बंद की और जमीन पर जोर जोर से अपना हाथ पीटने लगा। वो लगातार जमीन पर अपना हाथ मार रहा था। कुछ देर बाद थक कर उसने कहा, मां, अब तो कोई चमत्कार, कोई करिश्मा ही मुझे मेरी शक्तियां वापस दिला सकता है। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, ध्रुव, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? अपना नाम सुनते ही ध्रुव ने इधर उधर देखा। ध्रुव हैरान हो गया, क्योंकि इस वक्त उसकी मां की समाधि पर उसके अलावा कोई भी नहीं था। तभी उसके कानों में दोबारा वही आवाज गूंजी, ध्रुव, ऐसा लगता है कि तुम किसी मुसीबत में हो और तुम्हें थोड़ी मदद की जरूरत है। इस बार इस आवाज को सुनकर ध्रुव अपनी जगह पर खड़ा हो गया और समाधि के चारों तरफ घूम कर देखने लगा, लेकिन उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। तभी एक बार फिर से उसके कानों में वो आवाज सुनाई पड़ी, मुझे इधर उधर ढूंढना बंद करो ध्रुव, मैं तो तुम्हारी अंगूठी में हूं। इतना सुनते ही उसने अपने सीधे हाथ की एक उंगली में काले पत्थर से बनी एक अंगूठी की तरफ देखा। यह अंगूठी ध्रुव को उसकी मां का दिया हुआ आखिरी तोहफा था। देखते ही देखते ध्रुव की अंगूठी में हलचल शुरू हो गई, जिसे देखकर वो थोड़ा हड़बड़ा गया। उसने अपने उल्टे हाथ से सीधे हाथ को संभालने की कोशिश की जिसमें उसने अंगूठी पहनी हुई थी, लेकिन तभी उसे अचानक एक जोर का झटका लगा जिससे वो जमीन पर जा गिरा। देखते ही देखते उसकी अंगूठी में से एक सफेद रंग का धुआं साय के रूप में बाहर निकला। फिर उस साय ने एक बूढ़े आदमी का रूप ले लिया।
अपने सामने ये सब होता देखकर ध्रुव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए उस बूढ़े आदमी से पूछा, कौन हो तुम? ध्रुव के ये पूछते ही उस बूढ़े आदमी का सफेद साया उसके चारों तरफ घूमने लगा। उसे देखने के लिए ध्रुव को बार बार इधर से उधर गोल गोल घूमना पड़ रहा था। कभी वो साया ध्रुव के सामने होता तो कभी पलक झपकते ही उसके पीछे चला जाता। ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए दोबारा पूछा, कौन हो तुम? और तुम मेरी अंगूठी में क्या कर रहे थे? वो साया कुछ देर तक ध्रुव के चारों तरफ घूमने के बाद उसके सवालों का जवाब देने के लिए उसके सामने आकर एक जगह पर रुक गया। मैं कौन हूं ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हां, मैं तुम्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होने दूंगा। इतना कहते हुए वो साया हंसने लगा और फिर उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आखिर तुमने पिछले 3 सालों से मुझे अपनी अंगूठी में संभाल कर रखा और देखो, आज मुझे नींद से जगा दिया। शुक्रिया ध्रुव, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे अंदर कुछ अलग ही बात है। मुझे अभी नहीं पता कि वो क्या बात है, लेकिन हां, वो बात कुछ अलग ही है। उस साय से इतनी बातें सुनने के बाद ध्रुव ने गुस्सा करते हुए कहा, तो तुम पिछले 3 सालों से मेरी अंगूठी में छिपकर बैठे हो। कहीं तुम्हारी वजह से ही तो मेरी शक्तियां कम नहीं हो रही थी, क्योंकि जब से तुम मेरी अंगूठी में छुपकर बैठे हो तब से मेरी शक्तियां बढ़ नहीं रही हैं। ध्रुव की इस बात पर वो साया और ज्यादा हंसने लगा। उसे इस तरह से हंसता देखकर ध्रुव ने अपने गुस्से को बरकरार रखते हुए कहा, इसका मतलब मैं सही समझ रहा हूं, तुम्हारी वजह से ही पिछले 3 सालों तक मुझे मेसोडोरिया शहर के लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। अभी भी वो साया हंस ही रहा था, जिस पर अब ध्रुव को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और उसके मासूम से दिखने वाले चेहरे पर अब खतरनाक हाव भाव दिखाई देने लगे। वो इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसने अपनी मां की दी हुई आखिरी निशानी की भी परवाह नहीं की। ध्रुव ने गुस्से में अपनी अंगूठी को निकाला और उसे दूर चट्टान की ओर फेंक दिया। ध्रुव को इतना परेशान होता देखकर उस साय ने कहा, सुनो ध्रुव, जो होना था वो हो चुका। अब इस तरह से तुम्हारे गुस्सा करने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हां, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूं। यह बात ध्रुव को कुछ समझ नहीं आई। उसने उस साय से पूछा, आखिर तुम क्या चाहते हो? ध्रुव के सवाल का जवाब देने के लिए वो साया फिर से उसके सामने एक जगह पर हवा में रुक गया और कहने लगा, ये हुई ना बात। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे फिर से अपनी अंगूठी में रहने की जगह दो, बदले में मैं तुम्हें। वो साया इसके आगे कुछ कहता, उसके पहले ही ध्रुव ने कहा, नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। मैं ऐसी गलती अब दोबारा नहीं करने वाला। मैं अब भूल कर भी उस अंगूठी को दोबारा नहीं पहनूंगा। तब उस साय ने अपने हाथ में उस अंगूठी को दिखाकर ध्रुव को समझाते हुए कहा, क्या तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हारी फिर से इज्जत करें, फिर से तुम्हारी शक्तियों का सितारा 3 से 9 तक पहुंचे? क्या तुम नहीं चाहते कि एक बार फिर से एकलव्य कहलाए जाओ? उस साय की इस तरह की बातों ने ध्रुव की धड़कनों को तेज कर दिया और अब ध्रुव ना चाहते हुए भी उस साय की बातों को सुनना चाहता था। तभी उस साय ने आगे कहा, चलो ध्रुव, मैं मानता हूं कि अंगूठी नहीं पहनने से भी तुम अपनी शक्तियों को वापस हासिल करने लगोगे, लेकिन तुम भी इस बात को अच्छे से समझते हो कि अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ध्रुव से ये बात करते हुए अब वो साया फिर से उसके चारों तरफ घूम रहा था। उसने ध्रुव से आगे कहा, ध्रुव, तुम 15 साल के हो चुके हो, मतलब कि तुम्हारे पास अब से सिर्फ 1 साल का समय है और 1 साल में तुम्हारी शक्ति 7वें सितारे तक नहीं पहुंची तो नियम के मुताबिक तुम्हें शौर्य दल और मेसोडोरिया शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ध्रुव उस साय की बातें सुनकर हैरान हो गया। उसने हैरानी के साथ पूछा, लेकिन तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता? मुझे ये कैसे पता, इसके बारे में सोचना छोड़ो और जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। अब फिर से ध्रुव उस साय की बातों को ध्यान से सुनने लगा। उसने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा, और सबसे बड़ी बात, 3 साल बाद तुम्हें अपनी मंगेतर लारा का भी तो सामना करना है। लारा का नाम सुनते ही ध्रुव ने गुस्से में कहा,
उसका तो नाम भी मेरे सामने मत लेना। ध्रुव को इस तरह से गुस्सा होते देखकर उस साय ने हंसते हुए कहा, ध्रुव, तुम्हारे इस तरह से गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला। अब तुम्हें अपने सच को स्वीकार कर लेना चाहिए, और तुम्हारा सच यही है कि 3 साल बाद तुम्हें अपनी मंगेतर लारा का सामना करना होगा। इस बार ध्रुव ने आगे जाकर उस साय से पूछा, तो क्या करूं मैं? तुम्हें वो करना चाहिए जो मैं कह रहा हूं। तुम इस अंगूठी को फिर से पहनकर मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, फिर देखो किस तरह से मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। मैं तुम्हें इतना शक्तिशाली बना दूंगा कि तुम अपने सामने आने वाली हर मुसीबत का सामना हिम्मत से कर पाओगे। और हाँ, डरो मत, इस बार मैं तुम्हारी शक्तियों को नहीं लूंगा। ये बात तुम्हें बाद में समझ आ जाएगी कि अब तक ऐसा क्यों किया मैंने। धीरे धीरे तुम्हें इसका कारण समझ आ जाएगा, लेकिन अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। ध्रुव को अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस हासिल करने का इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तब ध्रुव ने सपाट लहजे में कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। ध्रुव के इतना कहते ही वो सफेद रंग का साया हंसते हुए उसके पास से बहुत तेजी से निकला। वो उसके चारों तरफ इर्द गिर्द घूमने लगा, जिससे ध्रुव का संतुलन बिगड़ गया और वो एक बार फिर से जमीन पर जा गिरा। तब ध्रुव ने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। जमीन से उठने के बाद ध्रुव ने उससे एक सवाल किया, वैसे तुमने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम विदुर है, लेकिन तुम मुझे सिर्फ गुरुदेव या फिर आचार्य कहना। ठीक है आचार्य विदुर, तो आप मेरी ट्रेनिंग कब से शुरू करेंगे? विदुर ने कहा, बहुत ही जल्द। तभी अचानक ध्रुव ने विदुर से पूछा, आचार्य, क्या आपको करिश्माई शरबत के बारे में कुछ पता है? विदुर ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, मेरे हिसाब से वो दुनिया का सबसे वाहियात किस्म का शरबत है। मैं तुम्हारे लिए एक खास चीज बनाऊंगा, अमृत धारा। उससे तुम्हें बहुत मदद मिलने वाली है। ध्रुव ने हैरान होते हुए पूछा, क्या कहा? अमृत धारा? ये क्या है और इसके क्या फायदे हैं? ध्रुव के सवालों से परेशान होकर विदुर ने कहा, तुम सवाल बहुत पूछते हो। फिलहाल मैं तुम्हें कुछ जड़ी बूटियां लिख कर दे रहा हूं, इसका इंतजाम करो। जब अमृत धारा बन जाए तो तुम खुद ही देख लेना कि वो क्या चीज है। फिर तुम खुद ही बताना मुझे कि अमृत धारा बेहतर है या तुम्हारा वो करिश्माई शरबत। इतना कहते हुए विदुर ने ध्रुव के हाथों में जड़ी बूटियों के नाम लिखकर एक कागज थमा दिया। उस कागज को पढ़कर ध्रुव के होश उड़ गए। उसने हैरानी के साथ कहा, आचार्य, ये तो बहुत महंगी हैं। इन्हें खरीदने के लिए तो कम से कम 800 सोने के सिक्कों की जरूरत होगी, और मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। ध्रुव की इस बात पर विदुर ने सपाट लहजे में कहा, यह तुम्हारी परेशानी है कि तुम इतने सोने के सिक्कों का इंतजाम कैसे करोगे। अभी तो मैंने तुमसे सबसे कम कीमत वाली चीजें लाने को कहा है, और तुम अभी से मुझे अपनी परेशानियां बताने लगे। 800 सोने के सिक्कों का इंतजाम कैसे होगा ये तुम जानो। जब तुम्हें पता चलेगा ना कि मेरे अमृत धारा की मार्कस में क्या कीमत है, तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। फिर तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे हाथ कौन सा खजाना लगा है। ये बात चल ही रही थी कि ध्रुव को ऐसा लगा कि कोई उनकी ओर आ रहा है। इस आहट को सुनकर विदुर ने जल्दबाजी में कहा, मैं अंगूठी में वापस जा रहा हूं, तुम इस अंगूठी को पहन लेना, और हाँ, किसी को भी मेरे बारे में मत बताना, समझे? इतना कहते हुए विदुर ध्रुव की अंगूठी में जाकर गायब हो गए। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। Introducing Redmi Note 15 SE. और जो एक आम इंसान को भी महायोद्धा बना सकती है, इच्छा शक्ति। इरा को नहीं समझ आया कि ध्रुव उस काले चमकदार पत्थर को क्यों खरीदना चाहता था। बाजार में घूमकर थक चुकी इरा ने कहा,
ध्रुव, अगर अब तुम्हारी खरीदारी पूरी हो गई हो तो क्या हम घर चलें? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए इरा की तरफ देखा और हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया। ध्रुव मन ही मन खुद से कहने लगा, आखिरकार अब वो दिन करीब है जब मैं अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस हासिल कर पाऊंगा। लेकिन हकीकत तो ये थी कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ ही देर में ध्रुव और इरा शौर्य महल पहुंच गए। इरा के अपने कमरे में जाने के बाद ध्रुव सबसे ऊपर बने अपने कमरे में चला गया। उसने दरवाजा बंद करके अपनी अंगूठी की तरफ देखते हुए जोश के साथ कहा, आचार्य देखो, मैं वो सब कुछ लेकर आ गया जो आपने मुझसे लाने को कहा था। ध्रुव के इतना कहते ही उसकी अंगूठी में से एक सफेद रंग की रोशनी तेजी से बाहर निकली, जिसके झटके से ध्रुव जमीन पर जा गिरा। अपने आप को संभालते हुए खड़े होकर उसने कहा, हर बार इस तरह से आना जरूरी है क्या? मुझे कुछ हो जाता तो? ध्रुव की इस बात पर विदुर ने हंसकर उसके इर्द गिर्द घूमते हुए कहा, अब जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इस पर ध्रुव ने थोड़ा बेरुखी से कहा, हाँ हाँ ठीक है, वो तो देख ही रहा हूं। पहले तो खुद ही मुझे चोट पहुंचाते हो और फिर खुद ही कहते हो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर अगले ही पल ध्रुव ने अपने बेड के सामने रखी टेबल पर सारा सामान रख दिया और पूरे जोश में कहा, ये देखो, आपने जो जो सामान लाने को बोला था मैं वो सब कुछ लेकर आ गया हूं। अब आप जल्दी से मेरी ट्रेनिंग शुरू कीजिए। अच्छा लग रहा है तुम्हारा ये जोश देखकर, मुझे सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। अगले ही पल विदुर ने ध्रुव को ऑर्डर देते हुए कहा, जाओ जल्दी से एक बड़े से बर्तन में गर्म पानी लेकर आओ। आचार्य के मुंह से यह सुनकर ध्रुव को थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन वो उनकी बात मानते हुए कुछ ही देर में एक बड़े से बर्तन में गर्म पानी लेकर आ गया। विदुर ने बाजार से लाए हुए सामान में से कुछ जड़ी बूटियों को उस गर्म पानी में डाल दिया। उन जड़ी बूटियों के पानी में घुलने से धीरे धीरे पानी का रंग बदलने लगा और तभी अचानक विदुर ने चुटकी बजाई। उनके चुटकी बजाते ही ध्रुव के कमरे में उसके बेड और उसके टेबल के बीच एक कालीन ने जगह ले ली। उस कालीन पर विदुर ध्यान की मुद्रा में बैठ गए और उन्होंने ध्रुव से कहा, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? आकर मेरे सामने बैठ जाओ। आचार्य की बात मानते हुए ध्रुव उनके ठीक सामने कालीन पर बैठ गया और ध्यान से विदुर को देखने लगा। देखते ही देखते ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए विदुर की हथेलियों से आग की लपटें निकलने लगी। अगले ही पल विदुर ने अपने दूसरे हाथ की हथेली को उस आग वाली हथेली के ऊपर रखा। ऐसा करने से वो आग बुझ गई। ये सब देखकर ध्रुव का चेहरा खिल उठा। तब विदुर ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, अगली बारी तुम्हारी। ये एक बहुत ही साधारण सी टेक्निक है। इसके जरिए मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे शरीर में ताकत कितनी है। अपना पूरा ध्यान हथेली पर केंद्रित करते हुए जैसा मैं कर रहा हूं वैसा करो। विदुर की इस बात पर ध्रुव भी ध्यान मुद्रा में बैठ गया। अपनी आंख बंद करते हुए ध्रुव ने वैसा ही किया जैसा विदुर ने कहा और देखते ही देखते उसकी हथेली पर आग जलने लगी। आग की लपटें बढ़ने लगी। तब विदुर ने कहा, अपना पूरा ध्यान हथेली पर केंद्रित करो और फिर दूसरे हाथ की हथेली से इस आग को काबू में करने की कोशिश करो। जैसा विदुर ने कहा, ध्रुव वैसा ही करने की कोशिश कर रहा था। देखते ही देखते उसकी हथेली से आग की लपटें और बढ़ने लगी। ध्रुव अब इस आग को संभाल नहीं पा रहा था। तब विदुर ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को ध्रुव की हथेली पर रखा और उन आग की लपटों को ठंडा किया। अगले ही पल विदुर ने ध्रुव से पूछा, तुम ठीक तो हो ध्रुव? ध्रुव ने कहा, हाँ मैं ठीक हूं। तब विदुर ने आगे कहा, मैंने सोचा था कि तुम इसमें असफल रहोगे। मुझे तो लगा था कि तुम आग को भी जगा नहीं पाओगे। हालांकि तुम उसे ठंडा नहीं कर पाए, फिर भी तुमने अच्छी कोशिश की। अगले ही पल विदुर ने देखा कि ध्रुव उसे बैठे बैठे लहराते हुए नजर आने लगा था। जैसे ही विदुर ने ध्रुव को संभालने की कोशिश की, उसने उल्टियां करना शुरू कर दिया। ये देखकर विदुर घबरा गए, क्योंकि ध्रुव कोई साधारण उल्टी नहीं बल्कि खून की उल्टियां कर रहा था। विदुर उसे संभालने की कोशिश कर ही रहे थे कि ध्रुव बेहोश होकर कालीन पर गिर पड़ा। विदुर ने चीखते हुए कहा, ध्रुव अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो ध्रुव। ये तो सिर्फ तुम्हारे शरीर की ताकत को देखने के लिए एक छोटा सा प्रयास था। ऐसा कैसे हो सकता है? ध्रुव की फिक्र करते हुए आचार्य विदुर ने उसके शरीर के सामने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। उन्होंने अपने दोनों हाथों को खोल दिया
जिसमें से सफेद रंग का धुआं निकला। उस धुएं ने ध्रुव के पूरे शरीर को ढक लिया और देखते ही देखते ध्रुव की दोनों आंखें बंद हो गईं और वो गहरी नींद में चला गया। तब विदुर ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए खुद से कहा, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है ध्रुव, बहुत ही अच्छी। खुद से इतना कहने के बाद विदुर ने ध्रुव को कालीन पर सुला दिया और अपनी शक्तियों से ध्रुव की शक्तियों को बढ़ाते हुए कहा, अब से मेरा भविष्य भी तुम पर ही निर्भर है। कल से तुम्हारी जिंदगी के एक नए दिन की शुरुआत होगी। अगली सुबह जब ध्रुव की नींद खुली तो उसे अपने शरीर में एक अजीब सा बदलाव नजर आया। उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि कल की ट्रेनिंग के दौरान वो उल्टी करते हुए बेहोश होकर गिर पड़ा था। कुछ देर के बाद ध्रुव का ध्यान हरे रंग से भरे हुए पानी के जार पर गया। उस जार को देखकर उसने अपने आप से कहा, अरे ये तो शायद वही है जो कल आचार्य गर्म पानी से बना रहे थे। कहीं ये अमृत धारा तो नहीं जिसके बारे में आचार्य ने मुझे बताया था। इतना कहकर ध्रुव उस हरे पानी के जार के पास पहुंचा और उसे गौर से देखने लगा। तभी अचानक उसकी अंगूठी में से एक आवाज आई, हाँ, तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो ध्रुव, ये वही अमृत धारा है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। और अगले ही पल विदुर ध्रुव की अंगूठी से बाहर आ गए और कहने लगे, तुम फिलहाल उससे दूर रहो और मैंने जो तुम्हें कुछ चीजें सिखाई थी उन्हें दोहराते रहो। और हाँ, कल मैं तुम्हें चमकीले काले पत्थर के बारे में कुछ चीजें बताना भूल गया था, उसे ध्यान से सुनो। विदुर के इतना कहते ही ध्रुव ध्यान से उसकी बातों को सुनने लगा। ये चमकीला पत्थर मार्कस के किसी योद्धा का लगता है। इस पत्थर में क्लास 2 टेक्निक छिपी है जिसका नाम है वैक्यूम हैंड। हालांकि इसका लेवल जो है वो लो है। चमकीले पत्थर की यह खासियत सुनकर ध्रुव बहुत खुश हो गया। उसने जोश में आकर कहा, क्या बात है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी योद्धा की वैक्यूम हैंड टेक्निक मेरे हाथ लगेगी। आप मुझे कब इसकी शक्तियों का इस्तेमाल करना सिखाएंगे? ध्रुव को इतना खुश देखकर विदुर ने कहा, अरे रुको जरा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। विदुर के इतना कहने पर ध्रुव चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए विदुर ने कहा, तुम इस वैक्यूम हैंड टेक्निक का इस्तेमाल तभी कर सकते हो जब तुम्हारी शक्ति का सितारा सामने वाले की शक्ति के सितारे से ज्यादा हो। यह बात सुनकर ध्रुव थोड़ा सोच में डूब गया। तभी विदुर ने उसे वैक्यूम हैंड टेक्निक के बारे में एक और हैरान कर देने वाली बात बताई। और सबसे खास बात, पहले तुम्हें अपनी शक्ति को अगले सितारे तक ले जाना पड़ेगा, तभी तुम इस पत्थर में छुपी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। यह सुनकर ध्रुव हैरानी में पड़ गया। उसे हैरान देखकर विदुर ने कहा, अगर तुम इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो कड़ी मेहनत करना शुरू कर दो, तभी तुम इसका इस्तेमाल कर पाओगे, वरना भूल जाओ कि कभी तुम्हारे हाथ मार्कस के किसी योद्धा की टेक्निक आई थी। विदुर की इस बात पर ध्रुव एकदम से जोश में आकर कहने लगा, आचार्य, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? आपको क्या लगता है कि मैं मेहनत करने से डरता हूं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस तुम्हें बताना चाहता हूं, इस चमकीले पत्थर में जो टेक्निक छिपी हुई है, तुम उसका इतनी आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें अपनी शक्तियों को बढ़ाना होगा। अपने आचार्य की इस बात को सुनकर ध्रुव थोड़ा शांत हुआ। तब विदुर ने उसे एक अच्छी खबर देते हुए कहा, क्या तुम्हें अपने आप में कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं? विदुर के ये सवाल पूछते ही ध्रुव को एहसास हुआ कि शायद कल की ट्रेनिंग के बाद वो अपनी शक्तियों में एक सितारा आगे बढ़ चुका था। अब उसकी शक्तियां तीसरे सितारे से चौथे सितारे पर आ चुकी थीं। लेकिन ये सिर्फ उसका एक अंदाजा था। ध्रुव अपनी बढ़ी हुई शक्ति को अच्छे से महसूस कर रहा था। वो इस बात की खुशी मनाता उससे पहले ही विदुर ने उसकी मुश्किलें बढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, मैंने जो अमृत धारा बनाई है वो ज्यादा महीनों तक नहीं चल पाएगी। तुम एक बार फिर से बाजार जाने की तैयारी कर लो। अपने आचार्य की इस बात को सुनकर ध्रुव पूरी तरह से हैरान हो गया। उसने हैरानी के साथ कहा, लेकिन अभी तक तो आपने इसका इस्तेमाल करना भी नहीं सिखाया और आप कह रहे हैं कि ये बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगी। क्या मुझे फिर से इन जड़ी बूटियों को खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम करना होगा? ध्रुव की इस बात का तुरंत जवाब देते हुए विदुर ने कहा, समय आने पर तुम्हें अमृत धारा की सारी खूबियां पता चल जाएंगी। फिलहाल तुम फिर से पैसों का इंतजाम करने के बारे में सोचो। लेकिन मैं फिर से इतने सारे पैसों का इंतजाम कहां से करूंगा?
तब विदुर ने उसे इस परेशानी का हल बताते हुए कहा, तुम चाहो तो अपने बाबा से इसके लिए पैसे ले सकते हो। विदुर की इस बात पर ध्रुव ने परेशान होते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं अपने बाबा को अपनी किसी मुसीबत के बारे में नहीं बताना चाहता। मेरी वजह से वो पहले से ही परेशान रहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम अपने पिता से किसी तरह की मदद नहीं लेना चाहते हो तो एक बार फिर से इरा से मदद ले लो। विदुर की इस बात पर ध्रुव ने चिढ़ते हुए कहा, आचार्य, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अभी तक मैंने इरा को पहले के 1000 सोने के सिक्के ही नहीं लौटाए हैं और आप हैं कि एक बार फिर से उससे मदद लेने की बात कर रहे हैं। इस पर विदुर ने बेपरवाह होते हुए कहा, देखो, वो तुम्हें देखना है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूं। तुम जो तीसरे सितारे से चौथे सितारे पर पहुंचे हो, ये इस अमृत धारा का ही करिश्मा है। जब तुम ट्रेनिंग के बाद बेहोश हो गए थे तो अमृत धारा के पानी में लेट कर ही तुम्हारा शरीर फिर से ठीक हुआ है। अमृत धारा की यह खासियत सुनकर ध्रुव पूरी तरह से हैरान रह गया था। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ने लगी। वो अमृत धारा के बारे में कुछ पूछता उससे पहले ही विदुर ने कहा, फिलहाल तुम्हें इसके लिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम बस इतना समझ लो कि अगर तुम्हें अपनी शक्तियों को अगले सितारे तक ले जाना है तो तुम्हें बाजार से उन चीजों को फिर से खरीदना पड़ेगा और इसके लिए तुम्हें कई सोने के सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। ये बात सुनकर ध्रुव ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, ठीक है, मुझे बार बार एक ही बात मत बताओ, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। इतना कहते हुए ध्रुव अपने कमरे से बाहर निकल गया और इस परेशानी के हल के बारे में सोचने लगा। दूसरी ओर विदुर फिर से ध्रुव की अंगूठी में जाकर बैठ गया। शौर्य महल से बाहर निकलते ही ध्रुव को शौर्य दल के ट्रेनिंग ग्राउंड से कुछ आवाजें आने लगी। उन आवाजों से उसे समझ आ गया कि वहां पर 2 योद्धाओं के बीच प्रैक्टिस चल रही थी। ध्रुव ने बिना देर किए अपने कदमों को ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर बढ़ा लिया। कुछ ही देर में वो ट्रेनिंग ग्राउंड के बड़े से दरवाजे पर पहुंच गया और अपनी आंखों के सामने का नजारा देखकर उसने कहा, ओहो, तो ये बात है, आज इरा सनी को मजा चखा रही है। ट्रेनिंग ग्राउंड मेसोडोरिया शहर के लोगों से खचाखच भरा हुआ था। इस वक्त सनी और इरा के बीच तगड़ा मुकाबला चल रहा था। सनी ध्रुव का बहुत दूर का भाई था। सनी और ध्रुव में ज्यादा बनती भी नहीं थी। सभी लोग तालियां बजाकर सनी और इरा का हौसला बढ़ा रहे थे। वो दोनों हवा में उड़ते हुए एक दूसरे के वार पर पलटवार कर रहे थे। इसी बीच सनी ने इरा के मुंह पर मुक्के से जोरदार वार किया, लेकिन इरा ने अपने चेहरे को बचाते हुए सीधे सनी के पैर पर पलटवार किया। इस वार से सनी जमीन पर जा गिरा और उसके मुंह पर धूल का गुबार नजर आने लगा। तब इरा ने उससे कहा, क्यों, कैसी रही? जमीन पर पड़े सनी से इतना कहते हुए जैसे ही इरा ने सामने देखा तो उसे ध्रुव नजर आया। वो ध्रुव के पास पहुंच गई और उसे गले लगाने लगी। ध्रुव के शरीर को देखकर उसे बहुत ही जल्द इस बात का अंदाजा हो गया कि उसके शरीर में जो बदलाव नजर आ रहे हैं वो शक्ति के चौथे सितारे के हैं। तब इरा ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, ध्रुव, तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुमने ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया है। इरा के इतना कहते ही ध्रुव ने अपने आप को देखना शुरू किया। तभी इरा ने आगे कहा, तुम्हें मुझसे कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी शक्ति का एक सितारा बढ़ा लिया है। ध्रुव और इरा आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उनके पीछे कोई आकर खड़ा हो गया। उसने उन दोनों से कुछ ऐसी बात कही जिसे सुनकर ध्रुव के चेहरे का रंग बदलने लगा और उसकी आंखों में खून उतर आया। आगे की कहानी मुकाबला करता देख ध्रुव को इरा की फिक्र होने लगी। तभी अंगूठी में से विदुर ने कहा, तुम इरा की फिक्र मत करो, क्योंकि इस पूरे मैदान में एक अकेली वो ही है जो कि शक्ति के 8वें सितारे को पार कर चुकी है और 9वें सितारे पर है। उस दिन मैकी से उसने मुकाबला इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जड़ी बूटियों को सुरक्षित रखना चाहती थी। ध्रुव ने कहा, मुझे मालूम है। फिर विदुर ने ध्रुव को देखते हुए पूछा, तो फिर इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अच्छा, अब समझा। अमृत धारा के लिए पैसों का इंतजाम जो करना है इसलिए परेशान हो। लेकिन तुम तो अपने बाबा की मदद भी नहीं लेना चाहते, इरा की मदद भी नहीं लेना चाहते, तो कैसे करोगे इंतजाम? ध्रुव इस वक्त विदुर की बात जरूर सुन रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान मुकाबले पर था।
उधर विदुर अब फिक्र करते हुए दोबारा पूछने लगा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। लेकिन ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया। उधर मुकाबले में सनी ने तेजी से 10 से 12 कदमों को आगे बढ़ाते हुए इरा को पैर पीछे लेने पर मजबूर कर दिया। तब इरा ने बड़ी सूझबूझ के साथ अपने आप को संभालते हुए खुद को थोड़ा एक तरफ झुकाया, जिससे सनी औंधे मुंह जमीन पर जा गिरा। इरा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्यों आया मजा, और कोशिश करनी है? उधर विदुर की छटपटाहट से ध्रुव का अपनी अंगूठी पर ध्यान गया। विदुर ने दोबारा ध्रुव से पूछा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं कि तुम पैसों का इंतजाम कैसे करोगे? तब ध्रुव ने एक सटीक जवाब देते हुए कहा, पैसों का इंतजाम करने के लिए मेरे दिमाग में एक तरकीब है। ध्रुव की इस बात पर खुश होते हुए विदुर ने तुरंत पूछा, तो फिर मुझे भी बताओ कि तुम्हारे इस खुराफाती दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? ध्रुव ने कहा, बताता हूं, पहले हम कहीं अच्छी जगह जाकर बैठते हैं और फिर इस मुकाबले को देखते हुए इस बारे में बात करते हैं। इतना कहते हुए ध्रुव मैदान में चल रहे मुकाबले के चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाने लगा। तभी उसे वहां ऊंचाई पर कुछ खाली सीटें नजर आईं। इसके बाद वो साइड से होते हुए उस ओर जाने के लिए आगे बढ़ा। वहीं लोगों की भीड़ में कुछ 4-5 लड़कियों में से एक लड़की ने दूसरी लड़की से कहा, ए काव्या, वो देखो कौन आ रहा है। उसके इतना कहते ही काव्या ने ध्रुव की ओर नजरें घुमाई। उसी वक्त इरा ने भी सनी से मुकाबला करते करते ये देख लिया कि काव्या ध्रुव को देख रही थी। काव्या वो लड़की थी जिसने ध्रुव की शक्तियों का सितारा गिरने पर उससे दूरी बना ली थी, लेकिन आज ध्रुव की शक्तियां बढ़ने से वो कुछ अलग ही नजर आ रही थी और इसी वजह से काव्या उससे बात करना चाह रही थी। काव्या ने ध्रुव को अपनी ओर आते हुए देखकर खुद से कहा, माना कि मैंने ध्रुव से कई दिनों से बात नहीं की है, लेकिन हो सकता है वो मुझसे नाराज ही ना हो सकता है वो मुझे अभी भी पसंद करता हो। एक बार तो बात करनी चाहिए। यही सोचकर काव्या ने जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाए, उसकी दोस्त मिनी ने उसे टोकते हुए कहा, काव्या, तुम्हारे चेहरे का रंग देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम ध्रुव से बात करना चाहती हो? अपनी दोस्त की इस बात पर काव्या ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, वो तो मैं बस वो दिख गया यहाँ तो सोचा बात कर लूं। लेकिन क्या वो तुझसे बात करेगा? इस बात पर काव्या ने उसे अपने तेवर में कहा, वो मुझसे बात क्यों नहीं करेगा? ओहो, तुम तो ऐसे भूली बन रही हो जैसे तुम भूल ही गई कि तुमने उसे किस तरह से नजरअंदाज किया था। मुझे नहीं लगता कि वो अब तुमसे बात करना चाहेगा। तब काव्या ने उसकी बातों को दरकिनार करते हुए अपने उसी तेवर में कहा, ऐसी बात है तो फिर देख लेते हैं। काव्या की इस बात का जवाब देते हुए उसकी दोस्त ने तुरंत कहा, हाँ ठीक है, देखते हैं। काव्या और उसकी दोस्त मिनी आपस में बात कर ही रहे थे कि तब तक ध्रुव मुकाबले को देखते हुए उनके नजदीक आ गया। मौका मिलते ही काव्या ने अपना एक हाथ उसकी ओर करते हुए उसे पुकारा, ध्रुव, हे ध्रुव। लेकिन ध्रुव इस तरह से आगे बढ़ रहा था जैसे कि उसने कुछ सुना ही ना हो, और ये देखकर काव्या की दोस्त मिनी और वहां बैठी दूसरी लड़कियां उस पर हंसने लगी। उन सभी के हंसते हुए चेहरों की तरफ जैसे ही काव्या ने गुस्से से पलट कर देखा तो सब ने हंसना बंद कर दिया। तब तक ध्रुव उसके बहुत ही पास तक जा चुका था। ये देख काव्या ने चिल्लाते हुए कहा, ध्रुव, हे ध्रुव, सुनो, मैं तुमसे बात कर रही हूं, ध्रुव। इस बार काव्या की आवाज ध्रुव ने सुन ली और उसकी नजरें काव्या से जा मिली, जिसे देखकर काव्या के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इस बात पर इतराने के लिए काव्या ने जब मुड़कर अपनी सहेलियों की तरफ देखा तो अब सबकी हंसी बंद हो चुकी थी। लेकिन जब काव्या ने पलटकर ध्रुव की ओर देखा तो वो उसके करीब से जा चुका था। जिस तरह से ध्रुव ने काव्या को नजरअंदाज किया वो पूरी तरह से दंग रह गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही ध्रुव है जो कभी उसके एक इशारे पर रुक जाया करता था। इतना कुछ होने के बाद काव्या ने गुस्से से जमीन पर पैर पटकते हुए कहा, इसे तो मैं बाद में देख लूंगी। मैंने आगे बढ़कर इससे थोड़ी सी बात करना क्या चाहा, पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगा। इतना कहकर काव्या वापस अपनी जगह पर बैठ गई। ध्रुव को भी वो जगह मिल गई जो वो ढूंढ रहा था और वो वहां जाकर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ मैदान में सनी के हमलों से अपने आप को बचाते वक्त इरा की नजर ध्रुव पर भी थी, जो ये देख चुकी थी कि ध्रुव ने किस तरह से काव्या को नजरअंदाज किया था। इरा के चेहरे की मुस्कान ये साफ जाहिर कर रही थी कि वो ध्रुव के इस फैसले से
काफी खुश थी। इसी बीच सनी इरा के पीछे वार करने के लिए जैसे ही तेजी से आगे बढ़ा, ध्रुव ने यह देख चिल्लाते हुए कहा, इरा, जरा संभल कर। ध्रुव के चेहरे के हाव भाव को देखकर इरा समझ चुकी थी कि उसके ठीक पीछे सनी हमला करने ही वाला था। तब उसने अपनी पलकों को झपकाया और पलक झपकते ही वो किसी तितली की तरह अपनी जगह से खिसक गई। सनी अपने आप को संभालने में नाकामयाब होकर नीचे जमीन पर जा गिरा, जिससे धूल का गुबार उसके चेहरे पर आ गया। तब इरा हवा में उड़ते हुए उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, एक ही मुकाबले में कितनी बार जमीन पर गिरोगे? इस तरह तो तुम अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाओगे सनी? इरा की इस बात को सुनकर सनी को गुस्सा आ गया। वो जमीन से उठकर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। ये देख इरा ने अपने हाथ से उसके सीने पर वार किया। इरा के इस वार से सनी उड़ते हुए